सेशन का फ्लो होगा जैसे कि मैंने बयान किया है इधर के हम हर चीज़ को टारगेट करेंगे, पर्पस, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन और फिर कंक्लूजन करेंगे, लेकिन पर्पस हमारा नहीं, एनालिसिस ये नहीं कि हम कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करें, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं कि टेस्ट को कैसे समझा जाए, प्रिपरेशन ये नहीं कि कौन सी बुक, नोट्स, लिंक, XYZ इन चीज को समझा जाए, और कंक्लूजन ये नहीं कि हमें एंड पे कौन से ऐसा मैजिक पोशन या मैजिकल चीज मिल गया जिसकी वजह से हमारे आइल्स में डिजायरेबल बैंड आएंगे जो हम लिंक्डइन पे लगा के अच्छी खासी शोखी बता सकते हैं लोगों को, यार मेरे इतने बैंड हैं, या हमारा प्रोसेस हो जाए। हम पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, हम आइल्स या पीटी या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वालों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उनका पर्पस क्या है टेस्ट लेने का, वो उन्होंने कैसे इस टेस्ट को बनना है, कि रैंडमली तो नहीं सुबह उठ के कैम्ब्रिज वालों ने कह दिया कि अब से हम आइल्स या दूसरे टोइक या डिफरेंट जो होते हैं, आइल्स हो गया, पीटी हो गया, टोफल हो गया, टोइक हो गया, और भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हो गए, कि उन्होंने सुबह निकाल दिया कि जी अब ये होगा हमारा, जैसे हमारा सुबह होता है कि भाई ये चीज पाबंदी लगा दो, या ये शुरू कर दो, ये पुल बनेगा यहाँ पे, या इमारतें तोड़ो, ये वाला चक्कर नहीं होता। दे हैव प्रॉपर एनालाइज्ड। वैसे तो मेरे सेशन का इंटरेक्टिव होता है मोड, तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता, बट सिंस देयर आर लॉट ऑफ पीपल तो मैं ही बोलूंगा और आपको ही समझना पड़ेगा। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में हमारी टाइप्स रखी हैं डिफरेंट, चाहे वो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश पीटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस आइल्स हो, एनी टेस्ट हो, बेसिकली उन्होंने जो अंदर सेगमेंट्स रखे हैं, सेक्शंस रखे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रखे हैं, वो हैं क्यों, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपना मॉडल डिफाइन करेंगे, उनके बताए हुए मेयार के मुताबिक प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर हमें कंक्लूजन मिलेगा कि एक्चुअल में हमें आइल्स अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। सो दैट्स वन पॉइंट। वीडियो ओके, इफ समवन इज थिंकिंग के ऑडियो, वो मैंने आपको बताया ये इंटरनेट की वजह से होगा, मेरा इंटरनेट 35 MB है, लेकिन इशू ये आता है कि पाकिस्तानी 35 MB मेरी शक्ल का चले क्या है। So the point of discussion is moving forward. अब सही है, अब होते हैं ओके। सो यहाँ पे मेरे पास लाइव वेबिनार वाले भी बैठे हुए हैं दूसरे रूम के अंदर, तो वो मुझे बताते रहेंगे कि अब बेहतर हो जाएगा, तो या दैट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ कि आपको थोड़ा करना पड़ेगा, बट रिकॉर्डिंग में सब ओके होगा। सो लाइक आई सेड कि वी हैव टू बी अकॉर्डिंग टू दी आइल्स और पीटीई, हमें ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई ना सेशन फ्लो में, हम पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, पर्सपेक्टिव हम रिवर्स करेंगे, हम उनके लिहाज से समझेंगे, अपने लिहाज से नहीं। जैसे होता है ना, यहाँ से माशाल्लाह काफी इंजीनियरिंग हब वाले भी होंगे कि हम रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए, या इस चीज के अंदर ऐसा क्या अटेम्प्ट करें कि हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए सर, या इंटरव्यू में क्या जवाब दें कि हमारा वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए। सर और मैडम, इट्स नॉट अबाउट यू, आपको सोचना है कि उन्होंने रेज्यूमे मांगा है तो उनकी डिमांड क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पीछे उनका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्या जांचना चाह रहे हैं। जब हम रोल्स रिवर्स करके पर्पस अंडरस्टैंड करते हैं ना, फिर हम उसको एनालाइज करके और प्रेप अकॉर्डिंगली प्रेप करते हैं, फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ऑप्टिमल, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। आइल्स और पीटी पूरी दुनिया के लोग दे रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन का लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो अगर आपने मेहनत की होगी, वो हम, क्योंकि हम तो आदी हैं क्विक सोल्यूशन के, बाल गिर रहे हैं तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू, खत्म हो गए हैं तो हेयर ग्रोथ सीरम, अगर बिल्कुल ही उड़ गए हैं तो ट्रांसप्लांट या स्टेरॉइड्स। So that's not going to happen. Solutions are part of the process, they are not the process. किसी भी एंगल से आप याद रखिएगा। So we will understand the process, then analyze and then prepare. कोई भी बुक, कोई भी चीज आपको आइल्स में हाई मार्क्स नहीं दिला सकती। सर तो फिर हमें दो चीजें तो यहाँ डिफाइन करनी पड़ेंगी कि रूल्स क्या होते हैं आइल्स या पीटी या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के। तो पहला रूल है जनाब बहुत सिंपल सा,
कि ये लैंग्वेज का टेस्ट है, आपकी नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, या आपकी सोच का, एनालिटिक्स का, रीजनिंग का टेस्ट नहीं है। और दूसरा बड़ा खूबसूरत रूल ये है कि आपने पहला रूल नहीं भूलना। सर, मैडम, दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ये याद रखना है, इसको आगे जाके हम यूज करेंगे। मैंने आपको कहा सारा सेशन इंटरकनेक्टेड है, तो जो भी बातें हो रही हैं कीप इट इन योर माइंड। ये बार बार रिपीट होंगी और बार बार कनेक्ट होती जाएंगी एक दूसरे से, पजल की तरह। So you have to remember that it's not a test of language, it's not a test of your knowledge, it's the test of your language. How? ये आगे जाके हम प्रूव भी कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर, अब प्रिंसिपल और रूल में क्या फर्क होता है? जरा 5 सेकंड दे रहा हूं, सोचें। कुछ लोग कहेंगे दोनों सेम होता है, प्रिंसिपल और रूल सिनोनिमस है। हाँ, बिल्कुल सिनोनिम है, इनका एक ही मकसद है। बट लेट्स से प्रिंसिपल इज योर इनर बिलीफ एंड रूल्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। रूल्स कैन बी चेंज्ड, ठीक है। प्रिंसिपल्स आपका इनर बिलीफ होता है, तो रूल जो है वो आपने फॉलो करना है। अगर उसे तोड़ेंगे तो आपका मार्क्स कम आएंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल आपका इनर बिलीफ होना चाहिए जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। और वो क्या होना चाहिए कि किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में, चाहे वो आइल्स हो, टोफल हो, पीटी हो, जैसे मुझे बड़े सवाल आ रहे थे कि भैया पीटी का भी बताइएगा, आप जनरल का ही बताइएगा, आप एकेडमिक का ही बताइएगा। सर, हम इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात कर रहे हैं, हम आगे हर चीज को अब डिफाइन करते जाएंगे। तो सर, एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है ये आगे जाके पता भी चलेगा हमें। बिफोर यू फाइंड द करेक्ट आंसर इन एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कोई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये आपका बिलीफ होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी हुई है ना, 1 मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सही आंसर दूंगा या नहीं दूंगा, मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए या नहीं। तो मैंने आपको पहला रूल बताया क्या है कि इंफॉर्मेशन का टेस्ट नहीं है, लैंग्वेज का टेस्ट है। तो लैंग्वेज के टेस्ट में आपको करेक्ट आंसर फाइंड करने से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है भाई। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब ये कैसे अप्लाई होता है, क्यों हम करते हैं, अब आगे जाके मैंने वही कहा ना, मूवी के शुरू में ही क्लाइमेक्स बता के इंटरकनेक्ट किया जाएगा। दिस विल बी अ वेरी फन सेशन। मुझे खुद बड़ा मजा आया था बनाने में। खैर, अब जी आ गया, आपने लैंग्वेज टेस्ट की बात की है। लैंग्वेज टेस्ट का पर्पस क्या होता है? लैंग्वेज, अगर आपको कोई आइल्ट्स वाले, पीटी वाले, पियर्सन ने मॉडल बनाया है, कैम्ब्रिज वालों ने टेस्ट बनाया है, टोइक बनाया है, क्यों बनाया है? सिंपल सा जवाब है, कोई गीदड़ सिंगी नहीं, कि आपकी लैंग्वेज टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको लैंग्वेज कितनी अच्छी आती है। अब आप सोचेंगे कि अभी तो इसने बोला है कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लैंग्वेज का टेस्ट है। तो नॉलेज लैंग्वेज का होना जरूरी है। नॉलेज नहीं होगा लैंग्वेज का तो काम खराब है। अब आपको लैंग्वेज का नॉलेज आना चाहिए, जो पूछा गया है उसका नॉलेज नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने आपको पेन पेपर रजिस्टर कहा था, ये चीजें नोट करते जाओ। ये नए लैंग्वेज के नॉलेज का टेस्ट होगा, जो लिखा गया है या पूछा गया है या हो रहा है उधर, एज अ, चाहे वो राइटिंग में है, स्पीकिंग में है, रीडिंग में है या लिसनिंग में है। सर, मैडम, ये उसका नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा जो ऊपर लिखा गया, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के नॉलेज का टेस्ट होगा। तो यानी हम अल्टीमेटली आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज का टेस्ट है। सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ, एक कराची एयरपोर्ट या इस्लामाबाद, लाहौर पे एक अंग्रेज लैंड करता है ब्रिटेन से, और वो लैंड करके पासपोर्ट ऑफिसर के पास जाके कहता है, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं पीआई की परवाज बरास्ता लंदन से लाहौर अभी उतरा हूँ, और ये मेरा पासपोर्ट मैं आपके पास लेके हाजिर हुआ हूँ। इस पर बराए करम मोहर सनद फरमा के मेरी आपके मुल्क में दाखिला की इजाजत दें। बोला सही है, 15 बंदा उसे देखने लगेगा अलग। चलो पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं। इन पासपोर्ट ऑफिसर देखेगा कि ठीक है, हंसने भी लग जाएगा।
बिकॉज दैट्स नॉट द लैंग्वेज वी यूज इन आवर डेली लाइफ। और मैं आता हूँ, उतरता हूँ लाहौर एयरपोर्ट पे, और मैं जाके अपना पासपोर्ट जाके कहता हूँ एलोपाइन, या ये ले भाईजान, कोई फर्क था दोनों चीजों में? नहीं। उसने भी वही कहा है, मैंने भी वही कहा है, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज को जानता हूं, मैंने इनफॉर्मल कैपेसिटी में कहा है, और उस बंदे को समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी रोज ये लैंग्वेज सुनता, पढ़ता, लिखता, बोलता है। तो उसको समझ आ जाएगी एलोपाइन का मतलब है कि भाईजान पासपोर्ट पे सनद, मतलब कि भाई सनद कर दें, मोहर स्टैंप कर दें एंट्री की। और ऐसे ही अंग्रेज ने भी यही बोला है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये हम इनफॉर्मल कैपेसिटी में ये चीज नहीं बोली जाती, फॉर्मल कैपेसिटी में बोली जाती। तो ये उसको कैसे पता होगा? जब किसी ने उसे नॉलेज दिया होगा कि भाई फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, फ्रेजेस कौन से फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, किस चीजों को आपने कैसे इनफॉर्मली बोलना है, फॉर्मली बोलना है। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, लैंग्वेज का एक पूरा नॉलेज का समंदर है। तो अब बातें हैं कि फैजान भाई इतनी बातें कर दी हैं पर्पस की, तो फिर अगला होना चाहिए, अब एनालिसिस पे आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। वैसे तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वेन डायग्राम, मैथमेटिक्स, मैट्रिक, एफएससी में आपने पढ़ी होगी। वेन डायग्राम में होता है दो सबसेट्स होते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो उसके अंदर होता है वो शायद सुपर सेट होता था, या इंटरसेक्शन पॉइंट में वो कॉमन होता था दोनों में, सुपर सेट ही बोलते थे आई गेस। सर आपकी जो आइल्स या पीटीई या टोफल या किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का अगर टेस्ट हो रहा है ना, तो उसका क्या पर्पस हमें अभी डिफाइन किया है कि दैट इज टेस्टिंग योर लैंग्वेज। तो अब वो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें स्कोर कैसे मिलेगा? सर एक सेक्शन हो गया आपका जनाब टेस्ट प्रेप, और एक सेक्शन हो गया आपका लैंग्वेज एक्सपोजर। लैंग्वेज एक्सपोजर, ठीक है। ए लैंग्वेज एक्सपोजर इज के आपने पूरी जिंदगी में इंग्लिश लैंग्वेज, हम अभी इंग्लिश पे रहेंगे, किसी भी लैंग्वेज को कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का कितना एक्सपोजर हासिल किया है? बोलने में, सुनने में, समझने में और लिखने में। तो अब हम आइल्स पे आ जाते हैं सर। 4 इसको दे देते हैं 4 पॉइंट, बस बड़ी गंदी है, अच्छी ड्राइंग है मेरी, चलो 4.5 इसको दे देते हैं, और 4.5 इसको दे देते हैं। ठीक है जी। अब ये दो, अब ये पता नहीं लिखते कैसे हैं, ये जो भी बन रहा है बर्दाश्त करें सर। या तो हम 45 मार्क्स दे देते हैं लैंग्वेज एक्सपोजर को पीटी में, और 45 मार्क्स दे देते हैं टेस्ट प्रिपरेशन को। अगर तो सर आपका लैंग्वेज एक्सपोजर पूरी जिंदगी में उसके मार्क्स हैं 2, आपको सारे ग्रामेटिकल रूल्स और जितना आप लैंग्वेज एक्सपोज करते हैं, आप डीएचए के नहीं हैं, आप कैम्ब्रिज के वो ओ लेवल ए लेवल नहीं किया हुआ, आप बेसिक से मुल्तान के या कहीं के भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पर कहीं के भी रहने वाले हैं, आपको लैंग्वेज का इतना एक्सपोजर नहीं था, लेकिन आपने टेस्ट प्रेप 4 की कर ली, मतलब बड़ी हैवी किस्म की टेस्ट प्रेप कर ली, तो सर आपका टोटल स्कोर कितना बना? 4 + 2 6। अब आप परेशान कि यार मैंने इतनी तैयारी की थी, मेरा वो क्यों नहीं आया, मार्क्स क्यों नहीं आए? ये सोचने वाली बात है। तो यार मैंने इतनी मेहनत की, मेरे सही क्यों आए? या आपकी लैंग्वेज ढाई थी, या चलो लैंग्वेज अब आपकी बहुत अच्छी है, आप डीएचए इस्लामाबाद लाहौर के रहने वाले हैं सर, और आप इंग्लिश बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, जागते हैं, सीजन्स इंग्लिश में ही देखते हैं, उर्दू में तो आपका ताल्लुक ही नहीं है, तो आपकी लैंग्वेज है 4, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, चलो 4.5 भी बंद कर लो। लेकिन आप उठे हैं सुबह और आइल्स का टेस्ट दे के आ गया, तो आपकी प्रिपरेशन थी लाइक ओनली 2, बस आपने एक रात पहले देखा कि होता क्या है, तब भी आपका 6 ही है, या हद 6.5। तो अब आपकी ईगो तो हर्ट होगी ना, ऑब्वियसली हर्ट होगी। क्यों हर्ट होगी? कि यार आई एम सच ए गुड इंग्लिश गाय और गर्ल, हाउ कैन इट हैपन, मेरे साथ ज्यादती की हुई है? सर उसका तरीका ये था कि आपको लैंग्वेज एक्सपोजर तो बहुत अच्छा था सर, आपकी टेस्ट प्रिपरेशन बहुत खराब थी।
अब इन दोनों चीजों को जब हम लेके चलेंगे और उनके जो बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हमारी यानी कि तैयारी भी 4 होनी चाहिए और हमारा लैंग्वेज एक्सपोजर भी 4 होना चाहिए, तो तब जाके आप फैजान अहमद की तरह 8 का बी बन गया। वैसे माइंड में मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूँ, पिकासो नहीं हूँ, खैर you won't get the desired score. You won't unless you have prepared and you have great exposure to the language. अब आपका लैंग्वेज एक्सपोजर है 3 और आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर ली है 4, तो आपका आ जाएगा 7। दैट्स वाई ये दोनों चीजें का अमलगम बहुत जरूरी है। लैंग्वेज एक्सपोजर में क्या आता है कि आप सपोज कुछ लोगों को कहते हैं कि यार मुझे लिसनिंग आसान लगती है, इसको थोड़ा डीपली एनालाइज कर रहे हैं, लैंग्वेज आसान लगती है, क्यों भाई? वो इंग्लिश आप शाम को जाके पीकी ब्लाइंडर्स देखते हो या आपने अल मशहूर देखा होगा, वो सीजन बना था मनी हाइस्ट देखा होगा, वो तो देखा 100% देखा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। और भी बहुत सारे इंग्लिश सीजन देखते हो, इंग्लिश मूवीज देखते हो, तो आपका लिसनिंग आसान हो जाएगी। लेकिन आप जब कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ आता है ना रीडिंग का, तो आपकी जान उधर अड़ जाती है, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं। व्हाट्सएप पे इंग्लिश का पैसेज आ गया, कहते छोड़ो यार वॉइस नोट भेज। तो जब आप पैराग्राफ रीडिंग के आएंगे, आइल्स में आए, पीटीए में आए, तो आपकी तो तबीयत वॉश हो जाएगी उधर, आपकी मसल मेमोरी नहीं डेवलप हुई हो। ऐसे ही लिखने में आपकी जान जाती है, आप यू को यू लिखते हो, असल वाला यू, वाई ओ यू नहीं, या ज्यादा वाला यू, छोटी लैंग्वेज, मॉडर्न जेनजी वाली लैंग्वेज। तो सर उधर जेनजी जुनजी नहीं चलते, उधर कैम्ब्रिज की चलती है, उधर इंग्लिश की चलती है। तो फिर क्या होगा? मार्क्स कम आ जाएंगे। एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व कि आपके बचपन से लेके अब तक, अब आपको बेसिक्स, अगर आपका लैंग्वेज एक्सपोजर वीक है ना, तो आपको बेसिक ग्रामर, ये कोई मैं रदरफोर्ड की, या ये तो रदरफोर्ड कह रहा हूँ कि विलियम वार्ड्सवर्थ या इस तरह कुछ होते थे, उनकी शेक्सपियर का नहीं है लैंग्वेज, उनकी नहीं है यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है, उसके अंदर टेंसेस आ जाते हैं। वो अगर आपको एक्सपोजर नहीं है, आपका ये वाला हिस्सा वीक है, तो पहले आप अपनी इंग्लिश बेहतर करें, आइल्स को बाद में या इंग्लिश टेस्ट को बाद में देखें। लेकिन अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रांग है, तो चौड़े होकर टेस्ट नहीं देने जाना, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि आइल्स वाले इतने काके भी नहीं है, या पीटी वाले इतने काके भी नहीं है। चाहे वो कहते हैं ना पीटी आइल्स से आसान है, मैं मानता हूं ऑन वन एस्पेक्ट, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज वीक है, तो फिर तो आप जो मर्जी कर जाओ, आपका स्कोर अचीवेबल नहीं आएगा ना। So this is the thing you have to definitely keep in your mind. These both things go hand in hand to get this desired score. जो बार academy के लिखा होता है 30 दिन में हासिल करें। सर वो अगर आपका ये अच्छा है तो आप हासिल कर लेंगे, अगर नहीं है मेरे ख्याल से अब ठीक है। देख एक सेकंड रुक जाओ, आई नो डिस्टॉर्शन आ रही है। अब बेहतर है ऑन, ओके है ना? अब होगा यार, वो थोड़ा सा मैंने आपको कहा ना कि स्टॉर्म फाइबर 35 MB लगा हुआ है, जबरदस्त चलेगा, नंबर 1 किस्म का चलेगा, बोलो फिर नंबर 1 है तो नेट भी नंबर 1 ही होगा ना, 35 MB जबरदस्त नेट है। या आई कैन अंडरस्टैंड। सो थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, मैं पिछले भी यही कह रहा था कि आपको चाहे आइल्स हो, पीटी हो, कोई भी हो, आप नंबर 1 एकेडमी से कर रहे हैं, किसी सर से कर रहे हैं, किसी से नोट्स पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर, सर अगर ये दोनों चीजों का अमलगम नहीं होगा, तो सर आपका स्कोर भी नंबर 1 आएगा और आप फिर नंबर 1 कंट्री में रहेंगे। ठीक है, तो डिजायर्ड स्कोर इज द अमलगम ऑफ योर लैंग्वेज एक्सपोजर एंड योर टेस्ट प्रिपरेशन।
लाइक आई सेड, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल सेमिनार। मैं कोई आपका एंड पे चूरन बेचने नहीं आया। आई एम लाइक योर यंगर और ओल्डर ब्रदर, जो भी कह दो, फेमिनिस्ट ना कहो, उसके अलावा कुछ भी कह दो, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। सर अब आते हैं कि लैंग्वेज अब क्या होती है। मैंने कहा ना आपको, मैं एंड से शुरू होके शुरू तक लेके जाऊंगा, एंड से शुरू होऊंगा और शुरू तक लेके जाऊंगा। तो सर अब हम कहते हैं कि लैंग्वेज का टेस्ट आ गया, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के टेस्ट में क्या हो रहा है, तो अब लैंग्वेज क्या है। सर लैंग्वेज इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, द ओनली सोर्स नहीं, लेकिन वन ऑफ दी और दी बिगेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जी। अब लैंग्वेज से होता क्या है। लैंग्वेज हमारे पाकिस्तान में तो यही होता है कि कोई यहाँ पे आप टिम हॉर्टन्स पे जाके कहेंगे ना, आई हैव कैरामल माकियाटो प्लीज, तो अगले बंदे कहेंगे नहीं उस्ताद है, ऑडी वाला बंदा है, बड़ा बंदा है, हैवी है, पैसे वाला है, इज्जत करो। या अगर हम अपने बच्चे को कह देंगे कि प्लीज शट द डोर, तो बच्चा यकदम ही जो बाइडन बन जाएगा। या अगर हम बच्चे को इंग्लिश में साइंस पढ़ाएंगे ना, तो शाम को उठ के वो आइंस्टाइन बनेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इज जस्ट अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ना इससे किसी की इज्जत बढ़ती है ना घटती है। अगेन नंबर वन कंट्री तो नंबर वन लॉजिक, तो वो उस लॉजिक को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो सर मैडम इज जस्ट अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स इट। अब इसमें होता क्या है, अब एक फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज किस तरह आप उसको बयान कर सकते हैं, वो चार होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। और कोई वे नहीं है। साइन लैंग्वेज अगर कोई सोच रहा हो इस टाइम, मुझे बड़े सवाल आते हैं भाई साइन लैंग्वेज पे है। साइन लैंग्वेज इज नॉट अ फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज, इट्स अ सोर्स। साइन लैंग्वेज की कोई लैंग्वेज नहीं होती, दैट्स नॉट अ लैंग्वेज, दैट्स जस्ट द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं जापान में भी जाके वही साइन कर रहा हूँ तो अमेरिका और यूएस और सब में एक ही साइन चल रहे होंगे, तो दैट्स अ सोर्स, नॉट अ थिंग। लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी एक सोर्स है, लेकिन उस सोर्स में एक लैंग्वेज सबसे बड़ा सोर्स है कम्युनिकेशन का। तो उसमें फॉर्मेट्स आ जाते हैं, यही चार हैं और कोई भी नहीं है। और लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं आपको, हर इंग्लिश के टेस्ट में ये चार सेक्शन होते हैं। और हमने ये डिफाइन किया था कि पर्पस ऑफ टेस्ट क्या था हमारा, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो रही है या कोई लैंग्वेज टेस्ट हो रही है, तो फिर जिस फॉर्मेट में और जिस वे में हो रही होगी वही टेस्ट होगा। वो क्या बात है, वो यही चारों कर रहे हैं। ये तो क्या जादू हो गया? नहीं, उन्होंने सोच के बनाया। एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, अब असल गेम स्टार्ट हो गया। आप कहोगे ये तो सारी वही बातें बता रहा है कि जो हमें पता है, लेकिन सर इधर से आगे जो हम गेयर पकड़ेंगे ना, वो बड़ा मजे का होगा। सर एक्सप्रेशन क्या होते हैं लैंग्वेज में? एक्सप्रेशन होता है आप किस तरह आप अपनी लैंग्वेज को हम रोजमर्रा में कर रहे होते हैं। दो ही होते हैं, एक वर्बल, एक डिस्क्रिप्टिव। वर्बल का मतलब होता है जबानी कलामी, थ्रू योर टंग। डिस्क्रिप्टिव में होता है कि आप किसी को कुछ लिख के या ड्रॉ करके समझा रहे हैं। अब आपके पास मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। आपने सोचना है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में से वर्बल कौन सा है और डिस्क्रिप्टिव कौन सा है। सोच के जरा चैट बॉक्स यूज कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन सोचें जरूर। सिर्फ बैठ के वो बेड पे लेटे और ये ना सोच रहे अच्छा बातें तो सही कर रहा है, सर ये बातें मैं सही करके निकल जाऊंगा। आप कुछ सीखेंगे तो मजा उस चीज का है। 30 सेकेंड्स। चलो जबरदस्त हो गया 30 सेकेंड सर मैडम। फॉर्मेट्स ऑफ लैंग्वेज में किसी ने कहा सारे ही वर्बल हैं। सर लिसनिंग वर्बल है, आप सुन के ही समझते हो। स्पीकिंग वर्बल है, आप बोलते हो टंग से ही बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राइटिंग और रीडिंग डिस्क्रिप्टिव है। अखबार कभी वर्बल नहीं होता। अब अखबार पढ़ते हो, मुल्क के हालात खराब हो गया तो वो बोलता नहीं है अंदर से,
वो जियो न्यूज सुनोगे तो या दुनिया या एयरवाइज सुनोगे तो उस पर वो बोल रहे होंगे। अखबार कभी नहीं बोलता, अखबार पढ़ के आप समझते हो कि भाई हालात खराब हो गए। तो राइटिंग भी डिस्क्रिप्टिव है। इंशाल्लाह कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं जो मैंने इधर इतना बड़ा हवा क्रिएट कर दिया, लेकिन अब अगली स्लाइड से पता चलेगा कि हो क्या रहा है। सर गेम इज ऑन। सर अब हम टेस्ट को 2 हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं। दिस इज माय वे। अब मैंने आपको बताया था 8 कैसे हासिल किया, ये वाला अब सीन शुरू होने सर। सर हम टेस्ट को बाइफरकेट करते हैं 2 पार्ट, टाइप 1 और टाइप 2, यानी पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हम रख देते हैं लिसनिंग और रीडिंग, ये रहा एल और दूसरा पार्ट हम रख देते हैं राइटिंग और स्पीकिंग। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। अब मेरा अपना पर्सपेक्टिव शुरू हो गया, मेरी अपनी गेम शुरू हो गई यहाँ पे। तो सर लिसनिंग आपने कहा था वर्बल है और रीडिंग वर्बल है, ओ सॉरी डिस्क्रिप्टिव है। राइटिंग आपने कहा था डिस्क्रिप्टिव है, स्पीकिंग वर्बल है। ये तो एक वर्बल एक डिस्क्रिप्टिव, एक डिस्क्रिप्टिव एक वर्बल, कोइंसिडेंस नहीं है ये। क्यों है ये, मैंने पार्ट 2 क्यों बनाया, या ऐसे जनरली होता ही क्यों, हम एनालिसिस करेंगे। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये आपको अभी समझ लगेगी कि ये 2 पार्ट क्यों बनाया मैंने। सर पार्ट 1 पे आ जाते हैं हम लिसनिंग और राइटिंग में। आप लिसन करके किसी को सुन के या कुछ पढ़ के क्या करते हैं, चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। किसी को आप सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो आपका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है सुनने का या पढ़ने का, नीचे लिखा हुआ है। लेकिन यस अब अपने अंडरस्टैंडिंग, वी गेट इन्फो, यस अंडरस्टैंडिंग, और उसके अलावा हमारा कोई मकसद ही नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग की एक बात बताऊं, ठीक है बस हो गया इतना ही था, चैट नहीं करना। सर अब अंडरस्टैंडिंग एक बड़ी जबरदस्त बात है। अंडरस्टैंडिंग 2 ही चीजों पे होती है, या तो अंडरस्टैंड होती है बात या नहीं होती, 2 ही चक्कर है। या तो आप दूसरे को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। अब जरा मैट्रिक और एफएससी में वापस जाइए, अगर तो आपने की थी या कोई भी टेस्ट दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप आता था उसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑप्शन आते थे, एमसीक्यू आता था या फिल इन द ब्लैंक से जो भी आ रहा है। सर ऑब्जेक्टिव टाइप होता था कि आपको जो आंसर सही है वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर उसके अलावा कोई भी सिलेक्ट कर दिया या गलती से भी उस पर निशान लग गया तो वो हो जाएगा रॉन्ग। मतलब आपका आंसर सही हो सकता है या गलत हो सकता है, कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी तो अभी हमने यही कहा है कि या तो समझ आती है या समझ नहीं आती। अगर आप आइल्स में जाएंगे तो पीटी में भी जाएंगे, टोफल में भी जाएंगे, तो ये सारे तो ऑब्जेक्टिव टाइप है। आइल्स वालों ने या पीटी वालों ने ऑब्जेक्टिव टाइप रखा है। अब पीटी पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इस पे ही रह रहे हैं, जिधर हैं अभी उधर ही रहना है। लिसनिंग और रीडिंग फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया, मतलब कि अगर तो हमें समझ आई तो हमारा आंसर ठीक होगा, अगर हमें समझ ना आई, ये अंडरस्टैंडिंग की तरह, ये अगर तो हमें समझ ना आई तो भाईजान आंसर गलत हो जाएगा। अब वो कोई भी टाइप में दे दे, फिल इन द ब्लैंक में दे दे, आपको सेंटेंस कंप्लीशन में दे दे, मैप लेबलिंग में दे दे, इन्फो कंप्लीशन में दे दे, उसमें दे दे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में दे दे, सेंटेंस एंडिंग कंप्लीशन में दे दे, मैचिंग हेडिंग में दे दे, मोड चेंज हो रहा है सर और मैडम, मोड चेंज हो रहा है उसका। मतलब एक दफा वो आपको कह रहा है कि भाईजान मैं आपको फास्ट बॉलिंग करा रहा हूँ, बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, तो वो फास्ट बॉलिंग भी कर रहा है, स्पेस कर रहा है, स्पिन बॉलिंग भी कर रहा है, लेग स्पिन भी कर रहा है। अब वो ये तो नहीं आगे क्या भाई मैं नहीं खेलता स्पिन, मुझे तो आती नहीं, उसको मोड बदल के वो दिखाएंगे। ऐसे ही आइल्स वाले मोड बदलेंगे, लेकिन मेन पर्पस विल ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो रही होगी अंदर, और कुछ नहीं हो रहा। अगर तो आपको समझ आ गई कि जो बोला है उसने लिसनिंग सेक्शन में वो क्या बोला है, तो सर आप आंसर सही सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ आई क्या लिखा हुआ है अंदर रीडिंग में या लिसनिंग में, दोनों में आप कोरिलेशन नहीं बना पाए बिटवीन द टेक्स्ट which is written in the reading paragraph and the question which is asked,
तो सर आपका आंसर गलत है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आई, तो इसलिए तो उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप रखा हुआ है। ये तो नई इंफॉर्मेशन है भाई, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप रखा हुआ है। सर मैडम वो चेक करना चाह रहे हैं या तो पाइन आएगी समझ या नहीं आएगी, या तो बीबी समझ आएगी या नहीं आएगी, या तो आएगी या नहीं आएगी, या तो सवाल ठीक होगा या गलत होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये लिसनिंग और रीडिंग में चाहे आइल्स हो, पीटी, टोफल हो, वो यही आता है। मोड बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा उनका, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही ना अंदर, लेकिन आप तो जाते हैं ये टाइप इस तरह करते हैं, ये टाइप इस तरह करते हैं, ये टाइप इस तरह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जाके टेस्ट दे आए, उधर अंडर समझ नहीं आई क्या हुआ, लेकिन आपने टाइप तो बड़े अच्छे तरीके से तैयारी की थी। अब हो गई ईगो हर्ट कि मुझे वैसे मैसेज रिसीव हुए थे जब मैंने वो आया अपना रिजल्ट कार्ड लगाया था कि मैं तो टॉपर था क्लास का, गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं तो पीएचडी की हुई है, मेरी तो इंटर्नशिप वो क्या सॉरी स्कॉलरशिप लगी हुई है हाई प्रोफाइल, मेरे पता नहीं क्यों आईएलटीएस में मार्क्स नहीं आ रहे। जब यही नहीं पता कि आईएलटीएस का पर्पस क्या है, यही नहीं पता कि अंदर पूछा क्या गया है, यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, बस बुक पढ़ी रात को कैम्ब्रिज 1 to 17, दोस्त ने कहा था मेरे भी पढ़ के अच्छे का नंबर आ गए, तू भी पढ़ ले, बस वो रट्टा मारा। अब रिस्क है 60,000 आप भर के रिस्क ले रहे हो। वाह हमारी कौम बड़ी हैवी चीज है ना कसम से। वो मेरा साथ वाला है वो आज आया नहीं, उसको मैंने बुलाना था, उसकी आपको शक्ल भी दिखानी थी, वो रिस्क ले रहा है। उसने 1 लाख रुपया भरा, 30,000 अकेडमी वाले को दिए, 10,000 आने जाने के, कलो 60,000 टेस्ट के, लेकिन रिस्क लेके टेस्ट दिया है, पता ही नहीं है। अब ईगो हर्ट है कि मेरे कैसे हो सकता है, मैंने मेहनत की थी, हार्ड वर्क, वो मैंने कोट भी पढ़ा था, हार्ड वर्क गिव यू सक्सेस, टैलेंट नो हार्ड वर्क। इधर तो हार्ड वर्क को तेल लग गया सारा। सर दिस इज नॉट, ढक्की भाई ना बोल यार, गाली ना दे यार, ऐसे ना बोल। तो द पॉइंट ऑफ इज कि हमें समझ नहीं आई कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों है। तो सर अब हम आते हैं कि अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, अब हमने ये पढ़ लिया कि अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट, तो अंडरस्टैंडिंग क्या होगा। सर अंडरस्टैंडिंग इज आइदर इन्फरिंग द इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन। सो द पॉइंट ऑफ इज के अंडरस्टैंडिंग, टू द पॉइंट करूंगा मैं, द पॉइंट इज के आप एंगेज्ड रहें, दिस इज माय स्टाइल, आई कांट चेंज इट। सो द पॉइंट इज के अंडरस्टैंड, अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो यू विल आइदर इन्फर इट और यू विल आइडेंटिफाई इट, देयर इज नो थर्ड थिंग। या तो आपको समझना पड़ेगा ओवरऑल उसके फैक्टर से कि इसके अंदर जो वो बोल रहा है वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, और दूसरी चीज है कि अगर उसके अंदर लिखा हुआ है तो वो आइडेंटिफाई करना है कि आपका आंसर क्या है। दो ही चीज होगी, इन्फर आइडेंटिफाई। तो अब हम लिसनिंग में चलते हैं, एमसीक्यू टाइप का सैंपल है और क्वेश्चन है वेयर इज फैजान गोइंग, क्योंकि मैं इधर लिख नहीं सकता था, मैंने कहा कि लिसनिंग है तो मैं आपको आप बोलता हूँ। सर एक लिसनिंग चल रही है, अब आपने सुनना है सबने और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो फैजान, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? So how's been life going? Yeah, it's amazing. I mean, I'm feeling really good nowadays since I've been going to abroad. Okay, so where you going, man? Yeah, just my visa came for Australia the other day, but I'm looking to explore the options I have in Canada. But US can also be a great option. So I will identify where I should opt to go. अब इसमें आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज द आंसर। उसने कहा मेरा वीजा आ गया, हमें अंडरस्टैंड हो गया कि सर ऑस्ट्रेलिया ही वो जा रहा है, वीजा आ गया मतलब ऑस्ट्रेलिया जा रहा हो। लेकिन अब इधर हम बदल देते हैं सवाल, वेयर वुड फैजान फाइंड सूटेबल टू गो। अब ऑस्ट्रेलिया वाला आंसर तो हमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया, उसने तीनों ऑप्शन बोले थे। ये तो सिंपल है, ये कोई मैं आइल्स का नहीं बता रहा, ये मैंने अपने से क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फैजान सोच रहा नहीं है सी नहीं होगा, इधर बी होगा। इधर अब इधर फंस गए ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना था, आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो कनाडा, उसका एक ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है। अगर सवाल ऊपर आ जाता था कि वेयर वुड फैजान वांट टू गो,
अब इसमें वांट की बात ही नहीं हुई, अब इधर यूएस आएगा, लेकिन दूसरे वाले में कनाडा आएगा। आइल्स की सबसे बड़ी बात है वो डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट होता है कंसंट्रेशन। तो इफ यू आर नॉट कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन द prompt or in the reading passage or in the writing section or in the speaking section, आप आंसर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमने पहले बात की थी गोल्डन प्रिंसिपल में कि इन IELTS बिफोर फाइंडिंग द राइट आंसर you have to first identify the true sense of the question. When you didn't understand what is going on here, you will never identify the correct answer here. Never. Never. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आइल्स में वो कभी नहीं देगा। तो इधर आपको आंसर इन्फर करना पड़ेगा। इन्फर, इधर इन्फर हुआ, चलो सर्कल गलत बना, लेकिन ये लंडन इन्फर हुआ, अखज करना पड़ा, मतलब वो आपको समझना पड़ा कि भाई हुआ क्या। अब सेंटेंस कंप्लीशन है, दूसरा रीडिंग में आ जाता है। ये नीचे पैसेज है, अब आपने पैसेज पढ़ के मुझे आंसर बताना है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है कि भाई इस इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा। दिस इज द पैसेज। ये इस तरह पैसेज नहीं आता, पैसेज बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर इसमें है। तो सर इधर क्या आंसर है? आंसर आने लग गए, थोड़ा सा आप भी सोचें क्या आएगा। देखें, कुछ लोगों के रिसीव्ड आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ के स्पेलिंग कुछ है, कुछ के स्पेलिंग कुछ है। तो आपको याद है कि आपको सेंस समझ कि अब यहाँ पे ओवर द मून व्हाइल रिसीविंग द प्रेजेंट एंड अ ह्यूज स्माइल स्प्रेड ऑन हिज फेस। तो इधर आ गया भाईजान, ही हैज डैश अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे व्हिच हैज मेक हिम डिलाइटेड। अब आपको पता था इधर रिसीव्ड आना है, हैज आ गया। ही जब भी थर्ड फॉर्म आती है, जब भी मतलब हैज आता है तो थर्ड फॉर्म आती है, ये भाई प्रेजेंट परफेक्ट है। रिसीव्ड आ गया, अब स्पेलिंग गलत लिख दी है, ई पहले आना था, आई के पहले आई पहले आना था। रिसीविंग जैसे कभी लिखा है भाई ने, रिसीविंग इज द करेक्ट आइडेंटिटी किया, आंसर इसके अंदर ही मौजूद था। ऐसे ही हर टाइप्स में किसी में आपको इन्फर करना होगा, किसी में आइडेंटिफाई करना होगा। मेरे ख्याल से थोड़ी आवाज के इशू आ गया। हाँ हाँ, अभी मेरे ख्याल से सही आ रही होगी, आई होप सो। तो स्पेलिंग भी मैटर करते हैं, और मैंने आपको बोला था कि हाँ, आवाज 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 आवाज, वेट 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 वेट, अब सही है ऑन? बता यार। ओके ओके, चल यार, चलो अब इधर आ गया ही हैज रिसीव्ड आ गया। अब स्पेलिंग भी इधर गलत हो गया, तो सर आप पहले वाले वेन डायग्राम वाले पे जाएं। तो मैंने आपको कहा था, आपको प्रिपरेशन आपने सही की हुई है, आपको पता चल गया आंसर क्या है। ये यहाँ पे सही आंसर ढूंढना मकसद नहीं था, आपको पता चल गया आंसर क्या, आपने प्रैक्टिस की हुई है, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट आपकी ग्रामर वीक है। ग्रामर वीक है, आपको हैज के साथ पता नहीं आया कि रिसीविंग आना है या रिसीव्ड आना है। अब रिसीव्ड आ जाएगा, लेकिन रिसीव्ड के स्पेलिंग गलत लिख दिए, आंसर सही ढूंढते हुए भी गलत हो जाएगा। याद करें वो बात जो मैंने आपको की थी रूल में। अब वापस हम इंटरकनेक्शन शुरू हो गया। रूल में बात की थी मैंने कि दो रूल हैं। रूल नंबर 1 इन आइल्स यू फर्स्ट फाइंडिंग, मतलब वही रूल नंबर 1 कि ये टेस्ट आपकी लैंग्वेज का है, आपकी इंफॉर्मेशन का नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि रिसीविंग से रिलेटेड ही आंसर है, हमने लिख भी दिया, आंसर हमारा पिन पॉइंट एक्यूरेट हो गया। लेकिन ये तो लैंग्वेज का टेस्ट है, इधर हैज आया है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी तो स्पेलिंग से यूज करने पड़ेंगे। तो सर आप सही इंफॉर्मेशन जानते हुए भी आंसर गलत लिखेंगे, और फिर पूरी जिंदगी परेशान होते रहेंगे कि ये क्या हुआ आपके साथ। 60,000 रुपया दोबारा भरना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा। लोग 2 तीन दफा ट्राइज ले लेते हैं, मैं तो कोई हैरान होता हूँ यार कि इतने पैसे आ कहां से रहे गरीब कौम के पास।
तो लैंग्वेज का टेस्ट था ये, और आपने 1,80,000 रुपया या 1,20,000 रुपया सिर्फ टेस्ट देने में गुजार दिया। क्यों? आपकी इंग्लिश वीक थी, लेकिन आपको डेस्परेशन आइल्स करने की, तो आपने इंग्लिश बेहतर नहीं की, टेस्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर कर दिया, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आया। अब मुझे पता है हैज के साथ रिसीव्ड हेड फॉर्म आएगा, मैंने तैयारी की हुई थी कि मैंने आइडेंटिफाई करना है कैसे करना है आंसर, मैंने रिसीविंग से आइडेंटिफाई किया, इधर करेक्ट फॉर्म और करेक्ट उसमें लिख दिया स्पेलिंग में। लेकिन वो जैसे भाई ने कहा ऑटो करेक्ट वगैरह हम यूज करते हैं, तो हमें बॉदर ही नहीं करते, ना स्पेलिंग चेक ना ग्रामर चेक कुछ। हमने इंग्लिश का बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हुआ इंग्लिश के साथ, तो कोई बात नहीं, फिर वो हमें मार्क्स नहीं देंगे, बैंड नहीं आएगा, स्कोर नहीं आएगा एल्स-पीटीई में। क्योंकि ये दोनों मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग में और भी टाइप्स आती हैं, पीटीई में डिफरेंट होती है, लेकिन उधर भी एमसीक्यू आते हैं और उधर भी सेंटेंस कंप्लीशन आता है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैं, लेकिन अब मोड डिफरेंट है, हर मोड ऑफ क्वेश्चन यानी हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, इन्फ्रेंस टेक्निक, वो अब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो जितनी मर्जी अच्छी प्रिपरेशन की हो, 5-7 महीने लगा के आपसे नहीं हो पाएगा। वो जिस बच्चे, जब मैंने ये वेबिनार का लगाया था ना, तो मैंने उसका यही कहा था, उसको मैंने आइडेंटिफाई इधर आके यही किया कि उसने तैयारी तो ठीक की हुई थी, लेकिन उसकी इंग्लिश वीक है। तो अब वो एकेडमी वालों को गालियां दे रहा है कि यार 30,000 रुपया मेरा वो खा गया, लेकिन एकेडमी वाले क्या कर सकते थे? उधर ही एकेडमी में बैठे का 7, 7.5 आया है, तो ऑब्वियसली उस बच्चे की इंग्लिश अच्छी होगी या उसने तैयारी बेहतर की होगी। सो दैट इज द पॉइंट कि आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है तो आपको रूल नंबर 1 याद नहीं है, आपको गोल्डन प्रिंसिपल याद नहीं है। प्रिपरेशन का गोल्डन प्रिंसिपल है, लेकिन पर्पस का रूल है। अगर दोबारा आप स्लाइड्स पढ़ेंगे ना, स्लाइड्स में सब भेजूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। सेशन के बाद आपको इतना मटेरियल मिलेगा कि मटेरियल और मटेरियल हो जाएगा, लेकिन उस मटेरियल का कोई फायदा नहीं है अनलेस वो प्रिपरेशन मटेरियल है। मसला इंग्लिश का है, मसला इंग्लिश टेस्ट है, इंग्लिश टेस्ट हो रही है, नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा। प्रिपरेशन मटेरियल नॉलेज बहुत दे देगा, लेकिन इंग्लिश की समझ बूझ नहीं दे पाएगा। वो आपको बेसिक्स सीखनी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने जैसे पहले बोला था शेक्सपियर लेवल इंग्लिश नहीं होगी, बेसिक कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, एवरीथिंग इज बेसिक, बहुत बेसिक। अगर आपके बेसिक ही कमजोर हैं तो सर नोइंग इज डिफरेंट, जैसे भाई ने बोला है, एंड लैंग्वेज का नोइंग अलग है। वही जो भाई को समझ आ गई है, मेरे ख्याल से आप सबको समझ आनी चाहिए कि लैंग्वेज की नॉलेज अलग है, जो टेस्ट में आ रहा है उसकी नॉलेज अलग है। तो दोनों चीजें जब कंबाइन होंगी तभी आपका डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। तो अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। आवर टाइम इज 15 मिनट्स, वी आर बैंग ऑन टाइम, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो पार्ट 2 इज सर राइटिंग एंड स्पीकिंग। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों था, पार्ट 1 में क्या हो रहा था, पार्ट 1 में अंडरस्टैंडिंग होती है, इन्फ्रेंस होता है, आइडेंटिफाइंग होती है, लैंग्वेज का टेस्ट है, कैसे होता है। पार्ट 2 में भी यही हो रहा है, लेकिन इसमें मोड चेंज हो जाएगा। तो सर पार्ट 2 में नीचे लिखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने लफ्जों में बताएं कि एक राइटिंग और स्पीकिंग, इन दोनों में भी एक वर्बल है, एक डिस्क्रिप्टिव है ये वाला, और ये वर्बल है, उसमें भी एक वर्बल डिस्क्रिप्टिव था। मतलब वो दोनों चीजों से चेक कर रहे हैं। आप लिसनिंग राइटिंग में जाएंगे, एक वर्बल तक डिस्क्रिप्टिव था। तो ये सारा कुछ क्या महज इत्तेफाक है या सोच के बनाया गया? सोच के बनाया गया, रिसर्च करके बनाया गया, महज इत्तेफाक नहीं था, सोच के बनाया गया। तो सर राइटिंग और स्पीकिंग में क्या हो रहा है? एक वर्बल एक डिस्क्रिप्टिव वे में आप कर क्या रहे हैं? कन्वेइंग योर थॉट्स तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, क्या होता है एक राइटिंग और स्पीकिंग में? आप लिख के या बोल के क्या कर रहे होते हैं? एंगेज, इन्फो कन्वे, यस सर। आप, मैं सिचुएशन देता हूं, मेरा सुबह आज ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, मैं बॉस को फोन करके कहता हूं बॉस आज दिल नहीं कर रहा। बॉस को पता है झूठ बोल रहा है, दिल नहीं कर रहा। बॉस अब मैं मेल कर रहा हूँ आपको आज छुट्टी की, ओके कर दे, खैर बॉस अच्छा है, आपके साथ हाय हेलो बनी हुई है। अब बॉस को मेल क्या करोगे? बॉस आज दिल नहीं कर रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, आई हैव some sort of emergency at home,
so I won't be able to join office today, but my work is assigned to flana person, and I hope in my absence the workflow won't be stopped, would not be stopped, and in case of any need you can contact me anytime. Yours sincerely, regards. दोनों चीजें सेम थी, आपने दोनों में अपने थॉट्स को कन्वे किया, लेकिन मैंने अगर छुट्टी लेनी है तो मेरा मोड डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो 116 लोग हैं वो वही चीज को डिफरेंट वे में कन्वे करेंगे, वो डिफरेंट वे में कन्वे करेंगे, लेकिन पर्पस सेम रहेगा। वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव टाइप, वैसे तो ऑब्जेक्टिव होता है पीटीई में, टाइप ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप कभी भी अपने आइडियाज और थॉट्स को ऑब्जेक्टिवली नहीं कन्वे करते। योर आइडियाज कैन नॉट बी रॉन्ग और राइट, इट कैन बी रॉन्ग और राइट इन वन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन हमारा टेस्ट लैंग्वेज का है, नॉलेज का नहीं है, एनटीएस का नहीं है, एफपीएससी का नहीं है, एंग्रो का नहीं है, फौजी फर्टिलाइजर का नहीं है, लैंग्वेज का है। तो इधर आपको किसी भी तरह से अपनी थॉट्स कन्वे कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगी लाखों लोगों पे जो पूरी दुनिया में दे रहे हैं। एक ही टॉपिक को हर बंदा डिफरेंटली लिखेगा, एक ही चीज को हर बंदा डिफरेंटली बोल सकता है। चाहे उनके सामने 10 बंदों के सामने एक ही टॉपिक बोला जाए और पढ़ा जाए तो वो डिफरेंट बोलेंगे, तो फिर सब्जेक्टिव ही हुआ ना ये। चाहे वो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं पीटीई में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, सब्जेक्टिव इज डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, लेकिन वो पर्पस को याद रखे। अब हम अगले पे चलते हैं। सब्जेक्टिव टाइप हो गया कि भाई डिपेंड्स ऑन द पर्सन, कन्वेइंग एनी थॉट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन। पर्सन क्या सोच रहा है, क्या जानता है उसके बारे में, क्या राय रखता है, वो टेस्ट नहीं होगी। वो पर्पस से हटा नहीं, उसने इंग्लिश को ज़हन में रखा, ग्रामर रूल्स फॉलो किए जी, उसने जो बोला गया था उसी से रिलेटेड जवाब दिया है जी। तो आइल्स ने स्पीकिंग और राइटिंग के और ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बनाया, सब्जेक्टिव बनाया। पीटीई ने ऑब्जेक्टिव बनाया, लेकिन वो भी यही टेस्ट कर रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। इसलिए आइल्स वाइडली एक्सेप्टेड है और पीटीई पार्शली एक्सेप्टेड है। लेकिन उस बहस को छोड़ें, बात तो यही है ना कि हर बंदा सेम आंसर नहीं लिख सकता, इट विल बी डिफरेंट। पीटीई में शायद ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन वो सेंस सेम ही रहेगी, सेंस वॉन्ट चेंज। पीटी में थोड़ा नॉलेज का टेस्ट भी आ जाता है, वो हम स्पीकिंग में बात करेंगे, लेकिन मैंने वही सेक्शन लिए हैं, राइटिंग और स्पीकिंग। हमें सेंस को समझना है, हमें आज टेस्ट को नहीं समझना। टेस्ट हम कैसे करेंगे इसको मैंने शुरू में बताया था, इसको नहीं आज समझेंगे। टेस्ट आ क्यों रहा है और उसका फ्लो क्या है, एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आज हम उसको समझेंगे। तो क्या ये बंदा पर्पस से हटा है? नहीं। क्या ये बंदे ने ग्रामर को ज़बा किया अंदर? अच्छा यूज किया है तो बहुत अच्छा है। क्या इसका फ्लो था? ये अभी आप लिखेंगे ना आइल्स राइटिंग क्राइटेरिया, मार्किंग क्राइटेरिया, आइल्स स्पीकिंग क्राइटेरिया, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा हर चीज का पर्पस वो ये चीजें चेक कर रहे हैं। लेकिन हमारे बंदे ऐसे आते हैं, राइटिंग पे आते हैं, हम वो ये देखते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। आईपीटी में थोड़ा सिंपल में आता है, आइल्स एकेडमिक में थोड़ा इसी टाइप का शायद आ सकता है, जनरल में आसान आता है, लेकिन उसको छोड़ो, अभी हम इसको पकड़ते हैं। नाउअडेज इट इज वाइडली, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, राइटिंग ऐसे आ गया आपको जनाब, पीटी में आया आइल्स में। नाउअडेज इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर पीपल्स जॉब्स soon, while some are of the opinion that it is merely an upgradation in technology and will help mankind for the betterment। ठीक है, दो बंदे, दो थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट। डू यू अग्री और डिसएग्री? मैं इसकी तरफ आने से पहले भाईजान इसको पढ़ के परेशान हो जाऊंगा अगर तो मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूं। वैसे ऐसे आईएलटीएस और पीटी में ज्यादा नहीं होती, मैं जस्ट बात कर रहा हूं कि ये प्रॉम्प्ट आ जाए आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, चैट जीपीटी होती है, आप इसको सोचने लग जाओ, आप इसके रिगार्डिंग अपनी नॉलेज गैदर करने लग जाओ, तो याद करो दोबारा, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आप मानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता है नहीं पता, व्हाट्सएवर कोई भी टॉपिक आ गया है, कोई भी, हजारों टॉपिक आ सकते हैं, स्पीकिंग में भी और
कोई भी स्पीकिंग में कुछ भी पूछ सकता है। राइटिंग में वो राइटिंग का सेक्शन, ये जो मैंने इसलिए ऐसे रखा है क्योंकि ऐसे में ज्यादा वेटेज होती है इन आइल्स, और पीटी में भी ऐसे होता है, तो इट्स मोर कि हम इसको समझें, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो सर अगर आप यही नहीं समझेंगे कि इसका तो टेस्ट है ही नहीं, इसका हमें पता है, नहीं पता, इधर कुछ भी आ गया, इसको आपने अभी नहीं पढ़ना, आपने इसको पढ़ना है। ये इससे स्कोर आता है। लेकिन हम क्या है, हम इसके बारे में लिखाते हैं, ये पूरा हुआ है या नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। 250 वर्ड लिखने थे, लिखा है भाई, 250 वर्ड थे और इसके बारे में लिखना था, इसके बारे में जो पता था लिखा है। इंट्रोडक्शन, पैसेज 1, पैसेज 2, कंक्लूजन। नो, पैसेज 1 इसके बारे में होना था, पैसेज 2 इसके बारे में होना था, कंक्लूजन इसके बारे में होना था। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में आना था, इससे तो आपने आइडिया जनरेट करना था। मैं आइडिया जनरेट करता हूं कि भाई मैं नहीं मानता, लेकिन बच्चे यहाँ पे आके सोचते हैं कि मैं नहीं मानूंगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वट एवर यू थिंक अबाउट द टॉपिक और दिस, जब इस पे आएंगे तो इसमें क्वेश्चन, नो बडी केयर्स, ही दे डोंट केयर, दे ओनली केयर आर यू answering this section, are you understanding this section, are you conveying your thoughts on this, are you getting on purpose, पर्पस आपका क्या है, ये है, पर्पस पे हो, ग्रामर को जबा नहीं कर रहे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं है, और ग्रामर का बीच में नहीं है, आप ग्रामर और वोकैबुलरी कितनी अच्छी आप यूज कर रहे हो, उसका टेस्ट है। डू यू अग्री और डिसएग्री, तो पहले मैं इसको मानूंगा कि मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये डिस्कसिव ऐसे होता है, इसमें आपको अग्री और डिसएग्री दोनों का बयान करना होगा। लेकिन ये नहीं कि आप एक पैरा अगर डिसएग्री पे लिखोगे, एक अग्री पे लिखोगे। यू विल राइट द पैरा ऑन अग्री इन कोऑर्डिनेट्स टू डिसएग्री। ये अभी समझने की जरूरत नहीं, अगर तो कोई प्रेपरेशन करेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो फिर ये बड़ी डेप्थ वाली चीज है। लेकिन मैं कह रहा हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको इधर से आइडिया जनरेट करना है ऐसे का, इधर से पैराग्राफ 1 लिखना है डिसएग्री का, अगर आपने डिसएग्री चूज किया। दूसरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा अग्री का, इसी आइडिया पे, लेकिन उसको डिसएग्री से कोरिलेट करना पड़ेगा। और फिर कंक्लूड करना पड़ेगा कि देखा अगर मैंने डिसएग्री किया था तो ऊपर जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स, रेलिवेंट एग्जांपल्स, अपना रेलिवेंट जो आइडिया दिया था उससे कोरिलेट करके बताई है, तो वो उससे पता चल रहा है ना कि डिसएग्री ज्यादा बेहतर है। नहीं होगा कुछ, ये लोगों की इंसानियत के लिए बेहतर है। वो ये नहीं चेक करेंगे वाह 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 इसने तो प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दे डोंट केयर, बिलीव मी, दे डोंट केयर। दे ओनली केयर कि आपने पर्पस पे रहे हैं, ये पर्पस आपने पूरा किया है, आपने इंग्लिश को बीच में जबा नहीं किया, आपने 250 वर्ड से ऊपर लिखा है। क्राइटेरिया पे उन्होंने करना, बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव, हर बंदा डिफरेंट लिखेगा इस पे, लेकिन उनके क्राइटेरिया के मुताबिक लिखेगा तो बैंड आएगा। इसलिए लोगों की जान निकलती है राइटिंग पे, क्योंकि वो समझते हैं भाई इस पे लिखना है, इस पे ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे है, अगर तो इस टॉपिक पे ना आया तो अपनी तरफ से बना के दे, तो फिर नंबर तो नहीं आने वाला। 250 वर्ड पे नंबर मिल जाएंगे। अब क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे अब आप पीएचडी होल्डर हो या भाई एफएससी की हुई है, डजंट मैटर। स्पीकिंग पे आ गए, स्मॉल टॉक आए, शॉर्ट आंसर्स आते हैं पीटी में, स्मॉल टॉक आती है आइल्स में। अब स्पीकिंग में डिफरेंट मोड होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है पीटी में, और आइल्स में आता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पीटी में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिन पे आपको ऑब्जेक्टिवली आंसर देना पड़ता है, लेकिन अगेन वही कि कन्वेइंग कर रहे हैं आप थॉट की। पीटी में थोड़ा सा स्पीकिंग मैंने जज किया था कि उसमें थोड़ा सा इन्फो बेस्ड भी होता है, लेकिन अगेन लैंग्वेज की इन्फो, अगर लैंग्वेज की इन्फो नहीं है तो नहीं पता चलेगा। लैंग्वेज पे ही दोनों टेस्ट है। तो सर अब आपको आता है वेयर डू यू लिव, वो मुझसे पूछता है और मैं कहता हूं लाहौर। भाई हम क्या समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहा है हमसे, जानना चाह रहा है मेरे बारे। हमें तो यही भूल गया कि हम आइल्स का एग्जाम देने आए थे, हमें तो यही सुन रहे हैं कि ये इंटरव्यू है, हम तो यही समझ रहे हैं हमारी कोई एफएफसी में सिलेक्शन हो रही है, हमें सही जवाब देना पड़ेगा। सर आप जवाब झूठ दें, अपने से बना के दें, सच दें, कुछ भी दें, doesn't matter, again doesn't matter। आप प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं, आप ऑन टॉपिक रह रहे हैं, आप उसकी थोड़ी डिटेल वोकैबुलरी यूज करके बयान कर पा रहे हैं,
सेंटेंस को जब आप वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है, आपकी सेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आ रही है। मैं अब आपको मेरे से सवाल पर, वेयर डू यू लिव? I live in one of the biggest cities of Pakistan, namely Lahore. It is situated in the west of the country, and it is quite famous for its heritage and culture. अब मैंने तो एक्सेंट बना के बोला, ना भी बोलो एक्सेंट में, एक्सेंट भी जज नहीं हो रहा, मजे की बात। कोई फेक एक्सेंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई जज एक्सेंट नहीं कर रहा। मैं पर्पस पे रहा हूं, मेरा टॉपिक लिव पे ही रहा था, मैं कहाँ रहता हूं मैंने बता दिया, तो मेरी वोकैबुलरी भी अच्छी है। इज इट अ ग्रेट प्लेस टू लिव इन? अब इस पे बंदे क्या कहेंगे, या इट इज वेरी गुड, पीपल आर वेरी नाइस, फूड इज वेरी गुड। आंसर सही है, पहले भी आपने आंसर सही दिया था, इस पे भी आंसर सही दोगे। डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक? यस आई लव म्यूजिक, आंसर सही है, लेकिन टेस्ट तो सही गलत का नहीं है सर मैडम, टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का है। डू यू लव लिसनिंग टू म्यूजिक? यस आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लिसन आतिफ असलम, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, व्हाट अ सॉन्ग। सर दे डोंट केयर। ये मैं बात इसलिए वो फनी वे में कर रहा हूं कि आपको जो बंदे इस तरह की चीजें करते हैं उनको हिट हो यार ये बातें। वो समझते हैं कि शायद नॉलेज का टेस्ट हो रहा था, मैं अगर आतिफ असलम की बजाय अरिजीत सिंह ना बोला तो गलत हो जाएगा, या मैंने लाना डेल रे ना बोला अंग्रेजी में तो गलत हो जाएगा। नोबडी केयर्स व्हाट यू थिंक, व्हाट यू लिसन टू, दे जस्ट केयर कैन यू एक्सप्रेस या कैन यू कन्वे योर थॉट्स बाय नॉट मर्डरिंग इंग्लिश, बाय कीपिंग इन रूल्स ऑफ इंग्लिश। That's what they are testing. Do you love listening to music? Particularly not. I refrain from music because it is not prohibited in uh, my religion, and our God says that it is not permissible to listen to music. So I avoid that. अब बंदा जो जवाब दे रहा होगा वो तो ये नहीं सोचेगा कि भाई अच्छा तू म्यूजिक नहीं सुनता, अच्छा तेरे देता मैं नंबर बेटे, तू जा, इतना तू रहता नहीं, याद ना हो तो 9/11 वाला नहीं। Nobody cares. वो कहेगा इसने इंग्लिश सही बोली, इसने अपना आइडिया सही कन्वे किया है, he deserves 8.5 और 8 और 6.5 और 7. It all depends how you say it. इंग्लिश जितनी बेहतर बोलोगे, अपना आइडिया जितना बेहतर करोगे, इतना रिफाइन बोलोगे, उतने ही अच्छे बैंड्स आएंगे। बैंड्स हैं, पास फेल नहीं है, बैंड्स हैं। बैंड्स आइडेंटिफाई के कितना आपका आप एलिजिबल हो नहीं। और पीटी में आता है व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु डाइड फॉर देयर कंट्री? शहीद, जो अपने मुल्क के लिए मर गया शहीद है। शहीद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेड, मार्टर्ड। मार्टर्ड के स्पेलिंग ही नहीं आते, गलत। व्हाट क्राइम इज व्हेन यू स्टील समथिंग फ्रॉम अ स्टोर? भाई स्टोर से उठाया वो तो चोरी हुई, थेफ्ट नहीं, थेफ्ट नहीं यार, शॉप लिफ्टिंग। मैंने कुछ खरीदते हुए कुछ उठा लिया, शॉप लिफ्टिंग। पता ही नहीं मैं शॉप लिफ्टिंग क्या होती है, थेफ्ट क्या होती है, रॉबरी क्या होती है, मुझे इंग्लिश, मुझे बस पता है कि ये सारी चीजें एक ही हैं। तो पीटीए वाले कहेंगे हाँ एक ही हैं, दोबारा टेस्ट दे आप। अब जैसे गलत स्पेलिंग भी आ रहे हैं इधर, वही मैं बात कर रहा हूँ, कोई अलग स्पेलिंग लिख रहा है, कोई अलग स्पेलिंग लिख रहा है। तो आपको स्पेलिंग तो सही पता चल गया है, आपको सेंस सही पता चल गई है, लेकिन क्या हुआ, आपको स्पेलिंग गलत थे, आपको नहीं समझ आई कि ये क्या होता है, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपका स्कोर नहीं आएगा। आपको इंग्लिश बेहतर करनी पड़ेगी अपनी। अब डर जाओगे कि अच्छा जी लो जी अब तो इंग्लिश भी बेहतर करें, हम तो आइल्स की तैयारी करने आए थे, इस भाईजान ने तो इंग्लिश ही चिपका दी हमें। ऐसा नहीं होगा। आप उनके कंट्री जा रहे हो, आइल्स का और पीटी का पूरा पर्पस आपको बता देता हूँ, मूवी का क्लाइमैक्स है। ये आउटकम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे सेशन का और आइल्स का, एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर, वो कराची वाली याद करो एग्जांपल, या जो अंग्रेज उतरा था या जो लाहौर वाली, एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर अगर जिसके माँ बाप ने इंग्लिश नहीं बोली, जिसके बहन भाइयों ने इंग्लिश नहीं बोली, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं है ना, उसका कंट्री इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मांगती है, प्राइमरी लैंग्वेज तो दूर, सेकेंडरी लैंग्वेज भी नहीं मांगती, वो जब एक इंग्लिश नेटिव स्पीकिंग कंट्री में आएगा तो सरवाइव कर पाएगा? सर टेस्ट हमेशा अपने बोझ को कम करने के लिए होता है।
अगर वहां पे जिनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती वो वहां पे जमा हो जाएंगे, उनके लिए अजाब बन जाएगा, ना वो सुनना ना समझ पाएंगे, उनका निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर पंजाब के अंदर सपोज मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, या पख्तूनख्वा के अंदर अभी 5-7 लाख पंजाबी चले जाए पेशावर के अंदर इकट्ठे ही, और पंजाबी बोले, उनको उर्दू भी ना आती और पश्तो भी समझना आती है, सर अजीब अजीब सा समा होगा, वो समझ नहीं आ रही होगी कैसे, जब कोई चीज खरीद पा रहा होगा फिर वो साइन लैंग्वेज यूज होगी, क्योंकि ह्यूमन को कोई ना कहीं से तो कम्युनिकेट करना है ना। तो ये क्रिस्टोफर नोलन मूवी थी, मैंने हर चीज को इंटरकनेक्ट किया, तो आउटकम क्या मिला है कि सर अगर आपने वहां पे जाना है तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, आपने अच्छा प्रिपेयर किया होगा, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया प्रिपेयर किया होगा, तो सर वो आपको जरूर अपने कंट्री में बुलाएंगे, वरना सॉरी, अपने सर पे वो। और यही मैंने आपको कहा था कि हर टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है, कोई कंपनी ले रही है कोई, आप उनका पर्पस नहीं समझोगे, आप उनके मेथडोलॉजी को नहीं समझोगे, आप उनकी चीजों को नहीं समझोगे, तो सर मैडम आप कभी वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, चाहे वो ई टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एनटीएस का टेस्ट है, एफपीएससी का टेस्ट है, आई डोंट केयर वो क्यों टेस्ट ले रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, वो अपने से बोझ कम कर रहे हैं। सर अगर कोई रेज्यूमे क्लियर करके या असेसमेंट्स क्लियर करके इंटरव्यू क्लियर करके आ रहा है तो वो बोझ नहीं है कंपनी पे, एसेट है। और दूसरी कंपनीज अगर एसेट ला रही हैं तो दूसरे कंट्रीज भी अपने मुल्क में एसेट्स लाएंगे, लाइबिलिटीज नहीं। सो डोंट बी अ लाइबिलिटी टू एनी कंट्री, बी एन एसेट, एंड दैट इज वन वे ऑफ नोइंग आइदर यू आर एन एसेट और नॉट। आपको पहले रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, वो अभी हम बोनस टिप में पढ़ेंगे। तो भाई इन्फॉर्मेशन तो फ्री में ही मिल जाती है, ये जो मैंने बोला है इससे बेहतर भी आपको शायद उधर मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, यूट्यूब मिल जाए, लिंक्स पे मिल जाए, तो बहुत से लोग समझा रहे हैं फ्री में मिल जाए। आज भी फ्री था, पैसे तो नहीं देने पड़े, बस टाइम देना पड़ा। लेकिन यूजफुल प्रैक्टिकल और टॉप लेवल गाइडेंस है वो पैसे से मिल सकती है। वो कैसे, वो आगे हम डिस्कस भी करते हैं क्या हो सकता है, चलो ठीक है उसको छोड़ो पर। लेकिन जो सक्सेस है ना किसी भी चीज में सर, वो पैसे नहीं मांगते, वो इन्वेस्टमेंट जरूर मांगती है लेकिन वो पैसों की नहीं मांगती। वो मांगती है कि आप उस चीज को मतवातर करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, दिल लगा के जो कहते हैं ना, दिल लगा से मुराद कभी सच, इसको फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि दिल लगा के काम करना क्या होता है, मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। डेडिकेशन, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। अभी आपने जो सारा बंदा ये चीजें समझे बगैर आइल्स की बुक्स के रट्टे मार के और 4-5 महीने अकेडमिया जाके चला गया, वो भी हार्ड वर्क ही करके गया यार, उसको हम नहीं कहेंगे कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया, लेकिन वो स्मार्टली उसने नहीं किया, तो उसका रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा। बेशक अल्लाह रहीम है, वो देना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, उस बात पे हम नहीं जा रहे। टाइम देना पड़ेगा सर, टाइम बहुत, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस। आज आप 101 लोगों ने आके सेक्रीफाइस किया यहाँ पे अपना टाइम और सारा कुछ, 300 बंदे हैं ग्रुप के अंदर, उन्होंने क्यों नहीं किया? वो सोच रहे होंगे चलो हम आ ही जाएगी ना चीजें, बाद में भी तो दे ही देगा ना। इन एनी सक्सेस, आप अगर खाली सेक्रीफाइस को किसी भी सक्सेसफुल बंदे की खाली सेक्रीफाइस को पढ़ने लग गया ना, आपका दिल ही नहीं करेगा उस बंदे की जगह आने का। वैसे तो रोनाल्डो, मेसी या इमरान खान या जो भी सक्सेसफुल बंदों, या किसी भी फील्ड में आइंस्टाइन, ओपनहाइमर, टेस्ला, किसी भी फील्ड में अगर हम पढ़ें तो हम कहेंगे यार काश हम ये होते। लेकिन जो 100 बंदे अभी यहाँ मौजूद हैं, खाली उनकी ये पढ़े ना, तबीयत वॉश हो जाएगी। तो सर बोनस टिप है, लूटरों से बिहार, क्योंकि आजकल बड़ा सिस्टम चला हुआ है, आइल्स आइल्स पीटी, मुल्क से बाहर निकलो तो फिर हर धंधा है तो नंबर 1 कंट्री है तो काम सही हो जाएगा। सर आपको पहले रिक्वायरमेंट समझनी होगी कि आया कि आपसे आइल्स मांगा जा रहा है, पीटी मांगा जा रहा है, आप किस कंट्री में जा रहे हैं, एजुकेशन क्या, रिसर्च बेस्ड करके ना, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो आपको नहीं छोड़ने वाले। आप उसके पास चले गए, आपका आइल्स में स्कोर आया है नहीं आया, वो कह देंगे आप बगैर आइल्स वाले में जाओ, तो कहेगा पहले क्यों नहीं बताया। सर वो आपको छोड़ने नहीं वाले, अनलेस कि आप खुद समझदारी शो करें और अपने फ्यूचर अपने हाथ में ले लें, खुद रिसर्च बेस्ड पे जाएं, खुद धक्के खाएं, खुद जलील हों, तो यकीन करें आप वो धक्की और जलालत थोड़ी देर की होगी, बाद में जो धक्के और जलालत पैसों के और बहुत चीज़ों के हो रहे हैं ना हमारे बहन भाइयों के साथ, उसमें ना फंसिएगा यार। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम कभी करेंगे।
ये आपको लास्ट पॉइंट मिल जाएगा यार रिकॉर्डिंग के अंदर, चिल रहा हूँ, बस ये जो है वही है।